हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम लोकसभा के स्पीकर पे बात कर रहे थे और कल कुछ माइक की तकनीकी ख़राबी की वजह से क्लास पूरी सही तरीके से आ नहीं पाई थी, इसीलिए आपको उसमें आधा चैप्टर मिला था, जहां पर हमने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित और उनको हटाए जाने से संबंधित प्रावधानों को पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम स्पीकर के कार्य और शक्तियों पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्पीकर के क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या शक्तियाँ उसे मिली हुई हैं। तो देखिए, जो पहला कार्य है वो है सदन की प्रक्रिया का संचालन। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य आ जाते हैं, जैसे कि मसलन कुछ उदाहरण प्रक्रिया के संचालन में, जैसे अध्यक्षता वो करता है। और सदन के नेता के परामर्श से, देखिए सदन का नेता मतलब जो मुख्य नेता है, यानी प्रधानमंत्री आप कह सकते हो। सदन के नेता के परामर्श से कार्यक्रम का क्रम, यानी कि आज सदन में जो काम होंगे उनका क्रम क्या रहेगा, ये सब सदन के नेता के परामर्श से तय करता है। भाषण की अनुमति, समय कितनी देर कौन भाषण देगा, किसको कितना समय मिलेगा, ये सब कुछ। प्रश्न स्वीकारना, यानी कि अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं सब उसी की अनुमति से होगा। और आप कह सकते हो कि सदन का मुख्य प्रवक्ता वही है। सदन का मुख्य प्रवक्ता, इसीलिए उसे स्पीकर कहा जाता है। सदन की तरफ से राष्ट्रपति और सदन के बीच में जो भी पत्राचार वार्तालाप होता है वो इन्हीं के माध्यम से होगा, स्पीकर के माध्यम से होगा। तो सदन के मुख्य प्रवक्ता हैं। और दल बदल के अगर कोई मामला आता है, दल बदल, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। दल बदल कानून, अगर आप चाहेंगे तो दल बदल पे एक अलग से पूरी क्लास करनी पड़ेगी। एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसको, हैं 10वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट करंट में बना रहता है, अक्सर जो है इस तरह के कार्य आपको देखने को मिलते हैं जब लगता है कि दल बदल कानून के तहत किसी की सदस्यता जा सकती है। तो दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त करने पर विचार पर निर्णय आप ले सकते हो। अंतिम निर्णय यही लेते हैं स्पीकर। इस तरह से जो सदन की प्रक्रिया है, सदन में जितने भी कार्य होते हैं, और शांति बनाए रखना, अनुशासन रखना आदि बहुत से काम होते हैं जो सदन को चलाने के लिए, एक सभा को चलाने के लिए, जितने आप देखते हो टीवी पे, अगर आप लोकसभा के जो होता है उस पर आप देखिए बैठक में, तो स्पीकर की अनुमति से ही, स्पीकर को ही संबोधित करके जो है नेता अपना भाषण देते हैं कि अध्यक्ष महोदय मैं अपनी ये बात रख रहा हूँ। अगर कोई उनको प्रश्न रखना होता है, जब हम प्रश्न पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रश्न भी स्वीकार अध्यक्ष ही करता है। प्रस्ताव किसी को रखना है तो प्रस्ताव भी स्वीकार अध्यक्ष करता है। और अंतिम वोटिंग करवाना, मतदान करवाना, ये सब कुछ अध्यक्ष का कार्य है। आप जितने भी देखते हैं सब कुछ है। मतदान कराना, निर्णय सुनाना, सब कुछ कि कोई प्रस्ताव पास हुआ या नहीं पास हुआ, ये सब कुछ स्पीकर सुनाता है। तो ये सारे कार्य आते हैं सदन की प्रक्रिया का संचालन। तो सदन की प्रक्रिया का संचालन मुख्य कार्य है जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब इसके संदर्भ में कुछ छूटें मिली हुई हैं। वो छूटें क्या हैं? देखिए, आपको एक आर्टिकल यहाँ पढ़ना होगा कि ये सदन की प्रक्रिया का संचालन जो है वो न्यायालय में जो है प्रसंगत नहीं होगा। ये सदन की प्रक्रिया के संचालन से संबंधित कोई भी कार्य होगा वो न्यायालय की क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये मुख्य पॉइंट है जो आपको जानना है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार
से बाहर। ये बिंदु आप नोट करें और इसी को मेन, इस पॉइंट में मेन रूप से यही समझना है। ये सब कुछ तो बहुत इजी है, आपको लिखना अगर हो तो आप लिख सकते हैं कि सदन की प्रक्रिया का संचालन करता है। अब ये जो लाइन हमने लिखी कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है सदन की प्रक्रिया का संचालन, इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए आपको आर्टिकल 122 जानना होगा। आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल अनुच्छेद 122 ये संसद के संदर्भ में है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि सदन की प्रक्रिया, देखिए जब सदन शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ लोकसभा की बात यहाँ पे की जा रही है। सदन या तो राज्यसभा की बात करेंगे या लोकसभा की बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में सदन का मतलब राज्यसभा है या लोकसभा? यहाँ पे मतलब है लोकसभा। तो चाहे तो आप यहाँ पे लोकसभा भी लिख सकते हैं, लोकसभा की प्रक्रिया का संचालन। लेकिन यहाँ पे हमने सदन शब्द अच्छा रहेगा, सदन भी आप समझें क्या होता है। तो ये सदन की प्रक्रिया का संचालन करता है। तो क्या ये राज्यसभा का थोड़ी ना करने लगेगा, जा करके अपने सदन का करेगा, और इसका अपना सदन लोकसभा है। अब जो आर्टिकल 22 है वो सदन से रिलेटेड नहीं है, वो संसद से रिलेटेड है, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगी। यानी कि अब जो हम बात बताने जा रहे हैं वो यहाँ भी लागू है, और ये जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहाँ सभापति के अधिकार में भी लागू हो जाएगी। तो इसको देखें, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि संसद, अब देखिए संसद शब्द जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ये सदन भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया, तो ये दोनों पे बात लागू हो जाएगी। तो आर्टिकल 122 कहता है कि संसद की प्रक्रिया, संसद की प्रक्रिया के संचालन में किया गया कार्य, किया गया, इसको हम दो टुकड़ों में बताएंगे। पहली बात क्या है? संसद की प्रक्रिया के संचालन में किया गया कार्य न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, प्रश्नगत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति, जिसको उपराष्ट्रपति के रूप में जानते हैं आप हैं, ये दोनों लोग अपने अपने सदन को चलाने के लिए, यानी ये सब कुछ करने के लिए जो भी कार्य करते हैं वह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। यानी कि अगर वो किसी का प्रश्न अस्वीकार कर देते हैं, देखो ये सब, ये हमने कुछ उदाहरण बताए, बहुत से कार्य हैं, या वो जो है भाषण की अनुमति किसी को नहीं देते हैं, या किसी को रोक देते हैं बीच में, किसी का समय कम कर देते हैं, या किसी को बिठा देते हैं कि आप बैठिए, बाद में मतलब आपकी बात ख़त्म हो गई, आप देखते ही हैं कैसे किसको कितना समय देना होता है, सब कुछ करते हैं। तो इन सब कार्यों को चलाने के लिए, शांति बनाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए सदन को स्थगित कर देते हैं, किसी की सदस्यता को कुछ देर के लिए निलंबित कर सकते हैं, बहुत से काम इसमें आते हैं। अगर कोई बहुत अनुशासनहीनता करवा रहा है तो उसको सिक्योरिटी बुला के बाहर भी निकलवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकलवा सकते हैं, ये भी अध्यक्ष का पावर है, भी हम आपको बताएंगे कि अगर कोई बहुत ही उद्दंडता कर रहा है कोई नेता, तो उसको वो सदन से बाहर भी करा सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी सदस्यता को, यानी उसको सेशन में आने से कुछ दिन के लिए निलंबित भी कर सकते हैं कि तुम 3 दिन मत आना, 3 घंटे मत आना, या 5 दिन मत आना, परमानेंट तो नहीं, या पूरे सत्र के लिए भी निलंबित कर सकते हैं उसकी सदस्यता को। तो बहुत पावर्स होती हैं इनके पास में। तो ये जो भी काम करेंगे प्रक्रिया संचालन के लिए, वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। यानी कि कोई नेता उनके खिलाफ न्यायालय नहीं चला जाएगा कि जज महोदय मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया, या मेरी बात को, मेरे प्रश्न को नहीं लिया, या जो भी शिकायत हो उसको। तो प्रक्रिया के संचालन में जो भी करेंगे अध्यक्ष या सभापति, राज्यसभा के संदर्भ में जब बात करेंगे, तो वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। संसद शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया, और ये आर्टिकल 22 कहता है। दूसरी बात आर्टिकल 22 में क्या है वो देखिए, इसी से रिलेटेड है, उसको भी देख लीजिए आप कि प्रक्रिया, ये भी उसी से रिलेटेड है। देखिए, प्रक्रिया के संचालन करने वाला पदाधिकारी, यही संसद की जरूर कर लीजिएगा, संसद की प्रक्रिया के संचालन करने वाला पदाधिकारी का
का निर्णय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। ये चीज़ यानी कि वो इस सब को करने में अगर कोई निर्णय लेता है तो वो निर्णय उसका जो है क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि इसका एकमात्र अपवाद हम आगे चल करके जब दल बदल कानून को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसमें एक बिंदु आएगा ऐसा, हालांकि शुरुआत में नहीं था लेकिन बाद में 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो चीज़ लाई गई है हम उस पर भी देखेंगे क्या चीज़ें हैं। और फिर एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक पेच आएगा इसमें, जब देखेंगे कि अध्यक्ष का लिया गया निर्णय भी न्यायालय में प्रश्नगत हो जाता है। तो बहुत डीप में जाएंगे बारीकी से, तब हम उसको डिटेल में अगर आप लोग कमेंट करोगे, देखिए आप कमेंट करेंगे तो हम इतने डीप में चलेंगे, दल बदल कानून को और डिटेल में हम पूरा क्लास इस पर करेंगे। वो भी करेंगे हम संसद वाली पूरी क्लास को कंप्लीट करने के बाद में। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है पिछली क्लास में कि परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन जो है कमीशन पे क्लास होनी चाहिए, तो होगी बिल्कुल। संसद की सभी क्लासेस पूरी करने के बाद में परिसीमन आयोग पे क्लास होगी। और अगर आप चाहोगे तो दल बदल एक्ट जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, उस पर भी एक क्लास होगी। लेकिन इसके लिए कुछ लोग कमेंट ज़रूर करें, जो है हमारा भी उत्साह बढ़े कि आप सीखना चाहते हैं इस चीज़ को। तो ये आर्टिकल 122 पढ़ लिया आपने, बहुत सरल है कि आप सीधा सा मतलब समझें कि ये सब कुछ करने के लिए अध्यक्ष के पास में और राज्यसभा में सभापति के पास में पावर्स हैं कि उनके निर्णय को, उनके कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। बस इतना सा इसका मतलब है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझेंगे कि जिस प्रकार से सेंटर में संसद है उसी प्रकार से राज्यों में विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल के संदर्भ में भी बिल्कुल यही सेम बात लागू होती है और वो आर्टिकल 212 में है। आर्टिकल 212 में विधानमंडल के लिए उपरोक्त प्रावधान है। यानी कि इस चीज़ को आप यहीं पे अगर आप कैच कर लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। हर राज्यों में विधानमंडल है, किसी राज्य में विधानमंडल में एक ही सदन है विधानसभा, और कहीं कहीं पे 2 सदन है विधानसभा और विधान परिषद। खैर 2 सदन है तो दोनों में लागू है, 1 सदन है तो एक ही में लागू है। तो राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ पर भी अध्यक्ष होता है, तो उस पर भी यही जो आर्टिकल 122 वाली बात है जो संसद के लिए है, वहीं पे आर्टिकल 212 जो है बिल्कुल सेम यही प्रावधान विधानमंडलों के अध्यक्षों के लिए भी करता है। तो यही बात आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। आर्टिकल बदल जाएगा, संसद के लिए आर्टिकल 122 और विधानमंडल के आर्टिकल 212, तो वहाँ पे वैसे लिख लेंगे आप। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब ऐसा इसलिए बनाया गया है कि इसको न्यायालय इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि जब सदन में बहसबाजी होती है, जब कोई बिल लाया जाता है तो उस पर हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखता है और वहाँ पे बहस कभी कभी उग्र रूप भी धारण कर लेती है। अध्यक्ष को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अनुशासन बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए, प्रश्नों को लेने के लिए, प्रस्ताव पे निर्णय करने के लिए, मतदान करवाने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए उसको कभी कभी बहुत कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो अगर हर समय उसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी तो फिर यही होता रहेगा, कानून बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि 543 लोगों को कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है। एक दिन आप थोड़ा सा अपने घर के 10 सदस्यों को बिठा के किसी मुद्दे पर एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करिएगा और बात समझ में आ जाएगी कितना लोग सुनते हैं एक दूसरे को। आप देखते होंगे कि जब लोकसभा या राज्यसभा का सदन चलता है तो जो अध्यक्ष होते हैं वो चुप करने के लिए या तमाम निर्देश देते रहते हैं और सांसद सुनते ही नहीं हैं, बहुत देर में उनकी बात सुनते हैं। तो ये इस चीज़ों को आप समझें कि इसका महत्व क्या है। तो एक चीज़ ये समझ लिया। अब थोड़ा हमने अनुशासन संबंधी बात बताई थी कि शांति और अनुशासन बनाए रखना, इसको आप अलग पॉइंट भी डाल के लिख सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें शांति और अनुशासन, इसको लिखें इस तरह से। पहली चीज़ हो गई
प्रक्रिया का संचालन, और प्रक्रिया के संचालन में आपने देखा कि अध्यक्ष के पास क्या पावर्स हैं। अब देखिए यही पावर्स राज्यसभा में सभापति के पास में भी हैं, सेम पावर्स अपने सदन के लिए। वहाँ पे आपको अलग से नहीं पढ़ना है, यहीं से आप रिलेट कर लीजिएगा। अब देखिए शांति एवं अनुशासन बनाना, शांति एवं अनुशासन बनाना। देखिए इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, निर्देश देते हैं, चेतावनी देते हैं। पहला तो ये काम करते हैं कि निर्देश दिया कि आपको 3 मिनट बोलना है, 3.5 मिनट बोलना है, या आपको अब बैठ जाना है, आपका समय समाप्त हो गया। अगर कोई बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण करता है तो उसे चेतावनी दे सकते हैं, नाम कोट कर सकते हैं, नाम लेकर के चेतावनी दे सकते हैं। नाम लेना कोई सिंपल बात नहीं है, नाम अगर लिया जाता है तो वो दर्ज हो जाता है कि अध्यक्ष महोदय ने इनका नाम लेकर के चेतावनी दी है, तो वो एक बड़ी बात है, नाम लेकर के चेतावनी देना। तो निर्देश दे सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, मार्शल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मार्शल का प्रयोग यानी कि एक प्रकार से सिक्योरिटी का प्रयोग कर सकते हैं, सिक्योरिटी पुलिस का प्रयोग। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो सिक्योरिटी को बुला करके भी जो है सांसद महोदय को निस्तो नाबूद किया जा सकता है, यानी कि उनको रोका जा सकता है वैसा करने से। कोई अगर बहुत उदंडता, उग्रता या हमलावर हो रहा है तो सिक्योरिटी को बुला करके यानी मार्शल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फिर इतने से भी बात नहीं बन सकती है तो क्या करते हैं कि सदस्य को कुछ समय या पूरे सत्र के लिए निलंबित भी कर सकते हैं। ये जो है एक बहुत बड़ा अधिकार है इनके पास में। यानी कि कोई सांसद महोदय बहुत ज़्यादा उग्रता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल अनुशासनहीनता पे उतर आए हैं जानबूझ करके, तो उनको कुछ समय के लिए कि उनसे कह दिया गया कि आज की मीटिंग से बाहर हो जाइए आप चुपचाप, यानी कि आप निलंबित हो गए, आप जो है सदन में नहीं कार्रवाई में भाग लेंगे, या कुछ समय के लिए कर दिया, 2 दिन 3 दिन के लिए, या पूरे के पूरे सत्र के लिए जब तक बैठ के चलेंगे आप नहीं आ सकते, निलंबित कर दिया गया आपको। तो इस तरह से इन अधिकारों का प्रयोग करके स्पीकर जो है वो सदन में क्या बनाते हैं, अनुशासन बनाते हैं। तो ये हो गई अनुशासन की बात। अब देखिए ये प्रक्रिया का संचालन देखा आपने, अनुशासन देखा, और चीज़ें देखिए क्या क्या मुख्य मुख्य चीज़ों पे बात करेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही हैं स्पीकर क्या करते हैं। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है स्पीकर के पास में, वो धन विधेयक से संबंधित है। देखिए धन विधेयक पर निर्णय। धन विधेयक पर एक निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर के पास में होता है। वो क्या अधिकार है, धन विधेयक क्या होता है, वो आपको आर्टिकल 110 में मिलेगा। धन विधेयक, देखिए धन विधेयक को हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी संसद चैप्टर ही चल रहा है, इसमें हम आपको विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए विधेयक क्या होता है हम बताएंगे आपको डिटेल में। जब भी कोई विधि बननी होती है, जब भी कोई एक्ट बनना होता है, तो उसका प्रारंभिक चरण यानी उसका मसौदा या कह सकते हो ड्राफ्ट, यानी जो विधि बनानी है उस विधि को एक प्रस्ताव के रूप में पहले रखा जाता है, उसी को विधेयक कहा जाता है, बिल कहा जाता है। जब वो प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तब वो विधि बन जाता है, तब उसके पास बल आ जाता है, विधिक शक्ति आ जाती है। तो विधेयक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, जैसे कोई कानून बनाना है, मान लेते हैं कि कोई संपत्ति पे कानून बनाना है, मान लेते हैं कि कोई किसी अपराध के संदर्भ में कानून बनाना है, तो वो साधारण विधि है। अगर कोई ऐसी विधि बनानी है जिसमें धन का इन्वॉल्व होना है, यानी कोई कर लगाना है या पैसा का मामला है, तो वो वित्त विधेयक हो जाता है। वित्त विधेयक में ही एक कैटेगरी होती है धन विधेयक की। और एक लाया जाता है संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन करने के लिए जब विधेयक लाया जाता है तो उसे संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो 3 प्रकार के विधेयक होते हैं मूल रूप से, बाकी हम उस पर डिटेल में जाएंगे, बहुत वर्गीकरण है उसमें,
काफ़ी चीज़ें हैं। तो धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक का ही एक रूप है। तो धन विधेयक के संदर्भ में एक चीज़ ये होती है कि धन विधेयक पहली चीज़ है तो ये 110 आर्टिकल 110 में वर्णन है इसका, यानी कि जो प्रावधान आर्टिकल 110 में दिए गए हैं अगर उनमें से कोई चीज़ किसी विधेयक में है तो वो धन विधेयक है। दूसरी चीज़, उसको लोकसभा में ही रखा जाता है। देखिए धन विधेयक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं आपको धन विधेयक पढ़ाऊँगा तो डिटेल में बताऊँगा, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में ये बातें आप जानोगे तभी आप यहाँ पे स्पीकर का कार्य समझ पाओगे कि धन विधेयक पे क्या निर्णय लेता है स्पीकर। धन विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें आर्टिकल 110 में लिखी गई बातें होती हैं। अब आर्टिकल 110 में क्या बातें हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे जब पढ़ाएंगे इसको। लोकसभा में ही रखा जाता है, में ही अंडरलाइन करिए, लोकसभा में ही रखा जाता है। और एक चीज़ ये है कि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और राष्ट्रपति इस पर वीटो नहीं लगा सकता है। पूर्व अनुमति यानी पहले ही पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय ये धन विधेयक रखे जाएंगे, इसको अनुमति दीजिए, तो पहले ही यस कर देते हैं। तो इसका मतलब बाद में जब उनके पास वो पहुंचेगा तब वो नहीं कह सकते हैं कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, क्योंकि आपने पहले से ही यस कर रखा है, तो ये पहले ही पूछ लिया जाता है उनसे। तो ये 3 बातें बहुत विशेष हैं, और इस 3 बातों के कारण एक चीज़ आपने देखी कि इसको लोकसभा में ही रखा जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाएगा। इसका मतलब ये कोई विशेष विधेयक है। तो कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका फैसला कौन करेगा? अगर हम कहने लगे कि ये भी साहब धन विधेयक है, ये भी धन विधेयक है, वो भी धन विधेयक है, तो फिर सब पे यही प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी, यानी लोकसभा में ही उसको रखेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे, और भी बहुत सी बातें होती हैं। तो फिर ये फैसला कौन करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? तो आर्टिकल 110 में ही ये भी प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक को प्रमाणित करेगा कौन? तो वो करेगा लोकसभा का स्पीकर, और ये प्रमाण पत्र अंतिम होगा। यानी अगर लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है और उस पर अपना प्रमाण पत्र लगा दिया, तो फिर वो अंतिम निर्णय हो जाएगा, फिर वो धन विधेयक है। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था कि धन विधेयक पर निर्णय, देखिए कोई विधेयक आप इस तरह से लिखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन लेगा? स्पीकर लेगा। ये निर्णय स्पीकर लेगा। तो एक बात तो ये है, और दूसरी बात इसी के साथ में है कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, यानी आप उसे काट नहीं सकते, इसके बाद और किसी से नहीं पूछा जाएगा, भले उसमें कोई कमी हो, अंतिम होगा। और ये दोनों ही बातें आर्टिकल 110 में जहाँ धन विधेयक का प्रावधान लिखा गया है उसी में ये दोनों बातें भी रखी गई हैं क्लास में, अलग अलग क्लास में। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करेगा? तो कौन करेगा? अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। यानी कि धन विधेयक पे निर्णय यानी प्रमाण करना। कौन प्रमाणित करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है? तो आपका उत्तर होगा लोकसभा का स्पीकर। ये चीज़ राज्यसभा से रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि ये लोकसभा में ही रखा जाता है। तो अगर किसी विधेयक में लोकसभा के स्पीकर ने एक प्रमाण पत्र लगा दिया कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है, तो फिर उसकी पूरी प्रक्रिया शुरुआत जो है वो लोकसभा से ही होगी। राष्ट्रपति की पहले अनुमति ले ली जाएगी उस पर, और राज्यसभा के पास में सीमित शक्तियां रह जाएंगी उसके संदर्भ में। अब ये सारा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब विधेयक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये स्पीकर की एक पावर आपने देखी कि एक बड़ी पावर है धन विधेयक के संदर्भ में। अब देखिए अगली चीज़, एक आपने संयुक्त बैठक सुना होगा, संयुक्त बैठक, उसके संदर्भ में स्पीकर के पास में क्या शक्ति है उसको ज़रा देखें डिटेल में।
ये चौथा या पांचवा नंबर होगा, नंबरिंग आप अपने आप से कर लीजिएगा। स्पीकर जो होता है, स्पीकर यानी लोकसभा स्पीकर, स्पीकर लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है, की अध्यक्षता करता है। अब देखिए, कोई भी ऐसी मीटिंग जिसमें लोकसभा के मेंबर भी शामिल होंगे, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। अब देखिए, यहाँ पे संयुक्त बैठक का मतलब है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आ गए, दोनों के मेंबर आ गए तो ये हो गया संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग यानी एक ही हाल में आकर के सब लोग बैठ गए। अब कौन अध्यक्ष करेगा? तो रोल लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय पदेन अध्यक्ष हैं, यानी जो भी उस पद पे आएगा वो राज्यसभा का सभापति अपने आप बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इनको मौका क्यों नहीं मिला? भाई ज्वाइंट सिटिंग है तो ये भी तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति महोदय जो सभापति हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता कर लें, या फिर ये लोकसभा अध्यक्ष कर लें, या फिर एक एक बार कर लें। कभी जब ज्वाइंट सिटिंग हो तो अध्यक्ष जी कर लें, अगली बार कभी ज्वाइंट सिटिंग हो तो सभापति जी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कभी भी अगर ज्वाइंट सिटिंग होगी, अगर संयुक्त बैठक होगी तो स्पीकर को ही ये अनुमति है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही उसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये खास बात है, इसको नोट करें। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप देखें, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त बैठक आ गया है तो संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है और कब बुला सकता है, इसको थोड़ा यहीं पे समझ लें, बाकी तो हम इसको डिटेल में बताएंगे ही। तो संयुक्त बैठक से रिलेटेड दो बातें आप यहाँ पे ज़रूर जान लें, बाकी हम जब पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। संयुक्त बैठक, पहली चीज़ तो राष्ट्रपति आह्वान करता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ये बात यहाँ पे बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। तो कभी विकल्प में ये भी दिया हो सकता है कि संयुक्त बैठक को लोकसभा का स्पीकर बुलाता है। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि जब अध्यक्षता वही करता है तो हो सकता है बुलाता भी वही हो, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। यानी कि संयुक्त बैठक कब होगी ये राष्ट्रपति तय करेगा। और कब बुलाई जाती है ये जो है साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर, गतिरोध होने पर। अब देखिए फिर आ गया साधारण विधेयक। देखिए आपको सारी क्लासेस लाइन से रेगुलर देखनी पड़ेंगी डिटेल में, तभी आप हर चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक जगह पे तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिनको समझना ज़रूरी है पॉलिटी में। अब देखिए संयुक्त बैठक को मैं बता रहा हूँ, संयुक्त बैठक क्या होती है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबरान आ करके बैठक करते हैं। तो इस प्रकार की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, क्योंकि आपको पता है बैठकें अलग अलग होती हैं, लोकसभा की बैठकें अलग होती हैं, राज्यसभा की अलग होती हैं। तो ऐसा क्या आन पड़ा कि राष्ट्रपति महोदय को दोनों लोगों को एक साथ बिठाना पड़ा। तो एक साथ बिठाने के लिए कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम आपको एक कारण यहाँ पे बताएंगे, बाकी हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और आगे डिस्कस करेंगे। तो बताया गया कि साधारण विधेयक पर जब गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। साधारण विधेयक क्या होते हैं? तो अभी हमने आपको एक धन विधेयक बताया था कि धन विधेयक में 110 आर्टिकल में जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। साधारण विधेयक को आप इस तरह समझिए, कोई भी सामान्य कानून जो धन विधेयक से रिलेटेड हो, यानी वित्त विधेयक ना हो और संविधान संशोधन संबंधित ना हो, इन दो चीज़ों को छोड़ करके बाकी जितने भी कानून बनाने की प्रक्रियाएं हैं वो सब साधारण विधेयक के अंतर्गत आती हैं। तो अगर साधारण विधेयक को पास करने में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद चल रहे हैं, मामला नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, एक साथ बुला करके उसको पारित कराया जा सकता है। तो एक साथ बुला लेते हैं तो इसको संयुक्त बैठक कहते हैं। एक साथ जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता अब लोकसभा का स्पीकर करेगा, ये नियम है। तो अब एक चीज़ और आ जाती है कि संयुक्त बैठक के संदर्भ में अध्यक्षता करने का
वरीयता क्रम क्या है। जैसे लोकसभा में आपको हमने बताया कि लोकसभा में पहला नंबर अध्यक्ष का है, यानी अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, स्पीकर अध्यक्षता करेगा। अगर स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर है, उपाध्यक्ष महोदय, वो करेंगे। अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो सदन में कोई अन्य सदस्य जो पहले से निर्धारित है वो करेगा। अगर दोनों का पद रिक्त है तो जो है राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नामित कर देते हैं। इसको हमने पहले ही शुरू में बता चुके हैं 3-4 बातें। अब संयुक्त बैठक में तो 2 सदन आ गए ना आपस में, तो अब किसको किसको मौका मिलेगा ये देखिए। तो अब देखिए संयुक्त बैठक में यहाँ पे क्रम समझना है आपको। संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर। अब इसी को हम क्रम लिख देते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो कौन, यानी इसके बाद किसको नंबर, इसके बाद जो है लोकसभा डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष आप लिख लें, उपाध्यक्ष को मौका मिलेगा। अगर ये भी अनुपस्थित हैं, ये नहीं है, तो किसको मिलेगा? अब लोकसभा के दोनों तो हो गए, तो क्या राज्यसभा से सभापति को नंबर मिल जाएगा तीसरा? नहीं, सभापति को नहीं मिलेगा। यहीं पे गलती मत करिएगा। इसके देखिए लोकसभा स्पीकर करेगा, इसके बाद लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अब राज्यसभा से आएंगे। राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति। यहीं पे देखिए अब क्वेश्चन एक निकलेगा और एक शंका भी उत्पन्न होगी कि सभापति को क्यों नहीं मौका मिल रहा है। राज्यसभा के उपसभापति को मौका मिलेगा। अगर ये भी नहीं है तो किसको मौका मिलेगा? तो फिर सदस्य आपस में तय करेंगे। यानी एक व्यक्ति को तय करेंगे कि ये अध्यक्षता करेंगे। तो देखिए क्रम, सबसे पहला मौका तो स्पीकर को मिलेगा, उसके बाद उपाध्यक्ष को मिलेगा और तीसरे नंबर पे राज्यसभा के उपसभापति को मिलेगा। सभापति का नंबर नहीं आएगा और इनके बाद भी सभापति का नंबर नहीं आएगा। सदस्य अपने आपस में एक मेंबर को चुन लेंगे और वो जो है संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेगा। ये संयुक्त बैठक के संदर्भ में है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। किसी और चीज़ के संदर्भ में मत ये क्रम लिख दीजिएगा। तो ये क्रम है, अध्यक्षता क्रम है कि एक के अनुपस्थित होने पे कौन, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो आ गया मन में कि इसमें राज्यसभा के सभापति का नंबर क्यों नहीं आया, जबकि स्पीकर के समकक्ष है वो। तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इस मीटिंग में लोकसभा के सदस्य भी शामिल हैं और लोकसभा के सदस्य जहाँ भी शामिल होते हैं उसमें जो है सभापति जो होता है यानी उपराष्ट्रपति, वो अध्यक्षता नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं हैं। आपको पता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये अपने सदन में मेंबर भी हैं। उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा में मेंबर भी होता है, लेकिन जो सभापति होता है, जो राज्यसभा में जो सभापति होता है, सभापति, क्या वो किसी सदन का मेंबर होता है? क्या वो एमपी होता है? ये सब लोग एमपी हैं। चाहे आप लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो वो लोकसभा के सदस्य हैं, उपाध्यक्ष वो भी लोकसभा के सदस्य हैं, ये जो उपसभापति हैं ये राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी ये राज्यसभा में एमपी हैं। और अगर आपस में तय करेंगे तब भी वो आपस में से किसी सदस्य को लाएंगे। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वो कौन होता है? वो तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उपराष्ट्रपति, जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति बन जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जब आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें ये लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। पदेन शब्द का मतलब ये होता है कि जो भी इस पद पर होगा वो अपने आप इस पद पर आ जाएगा, यानी दोनों पद वही संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति सभापति बन जाते हैं और वो राज्यसभा का जो मीटिंग है उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं।
अब वो लोकसभा का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए उस व्यक्ति को सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो अब चूंकि इस संयुक्त बैठक आ गई, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सभापति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सदन के मेंबर नहीं हैं। तो क्या संयुक्त बैठक में ये भाग लेंगे? संयुक्त बैठक में ये भाग भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सदस्य हैं ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ सदस्य मीटिंग में भाग लेंगे। अध्यक्षता करने के लिए सिर्फ ये होते हैं राज्यसभा की। तो चूँकि इनको अध्यक्षता करनी नहीं है, तो मेंबर ये हैं नहीं, तो मेंबर हैं नहीं तो संयुक्त बैठक में भाग भी नहीं लेंगे। जब भाग नहीं लेंगे तो अध्यक्षता भी नहीं कर सकते। तो आशा है ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि ये जो सभापति है वो संयुक्त मीटिंग की अध्यक्षता क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मीटिंग में भाग ही नहीं लेगा, क्योंकि ये मेंबर नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम देखते हैं इसके आगे स्पीकर की एक और शक्ति के विषय में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रा देखें। उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और थोड़ा डीप में भी जाके हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से कैच कर पाए। उससे कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि विधेयक होता है, इसको आप ज़रा समझ लें। विधेयक होता है जो सदन में रखा जाता है। लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, दोनों जगह से विधेयक। हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो जब विधेयक होता है तो विधेयक पे उसको पारित किया जाता है। पारित करने का मतलब है उसको पास किया जाता है, पास करना। यानी कि अगर विधेयक को लोकसभा में रखा गया है, अब देखिए राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा की बात हो गई। हम यहाँ पे चूँकि लोकसभा को पढ़ रहे हैं तो हम समझ लेते हैं ये विधेयक लोकसभा में रखा गया। तो जब लोकसभा में विधेयक रखा जाएगा तो उसको पारित किया जाएगा, यानी कि चर्चा होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद में अब कहा जाएगा कि भाई बताइए कितने लोग इसके पक्ष में हैं, तो वोटिंग करा ली जाएगी। वोटिंग कई प्रकार से हो सकती है, हाथ खड़ा करके, बोल करके, हाँ ना, या फिर नहीं बात बनी, हाँ ना से लगा कि बराबर बराबर आ रहा है तो वोटिंग करा लो, यानी बटन दबवा लो। कई तरीके से होता है, तो उसको कहते हैं पारित करना। तो अगर वो पास हो जाता है तो ठीक है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि वोटिंग बराबर हो जाए, आधे लोग कह दें कि हाँ, आधे लोग कह दें ना, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि अब क्या किया जाए। तब एक जो है स्पीकर के पास में स्पेशल पावर होती है, उसको कहते हैं निर्णायक मत। यानी कि अब जो वोट डाली जाएगी उससे निर्णय हो जाएगा। अगर उसने हाँ की तरफ बटन दबा दिया तो निर्णय हो गया कि हाँ पास, और अगर उसने ना में बटन दबा दिया तो निर्णय हो गया ना। इसका मतलब है कि आखिरी वोट, निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट कौन डाल सकता है? वो डाल सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः वोट नहीं डालेगा, यानी कि जब ये पारित किया जा रहा होगा तब वो वोट नहीं डालेगा, उसकी वोट बची रखी जाती है। वो वोट तभी डाल सकता है जब निर्णय पे आके बात फंस जाए, यानी बराबर हो जाए। और अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर वो वोट नहीं डालेगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसको आप लिखें, स्पीकर के एक पावर में लिखें, नंबर 6 शायद होगा, क्रम अपने आप सही कर लीजिएगा कि लोकसभा स्पीकर निर्णायक। इसमें दो बातें आप लिखें, दोनों बातों को समझिए। लोकसभा स्पीकर क्या करता है? प्रथम मत नहीं डालता, निर्णायक मत डालता है। प्रथम मत को कहते हैं फर्स्ट वोट। फर्स्ट वोट नहीं डालता, निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट डालता है। अब इस वाले बिंदु में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो सब चीज़ें क्वेश्चन बन सकती हैं और वो बारीक चीज़ें हैं, उसको ज़रा गौर से आप समझिए। प्रथम मत का मतलब ये नहीं है कि जब मत पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वोट देना, इसको फर्स्ट वोट नहीं कहते। फर्स्ट वोट का मतलब है पहले राउंड की वोट। देखिए जो मत होता है, मतदान कई प्रकार से हो सकता है। मतदान कई प्रकार से हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए मतदान। एक तो
ध्वनिमत होता है, आपने कभी सुना होगा। अभी सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ध्वनिमत, इसको वॉइस वोट कहते हैं, वॉइस वोटिंग। ये अध्यक्ष अगर चाहे तो करवा सकता है, यानी ये भी पावर है, अध्यक्ष चाहे। यानी कि अध्यक्ष को लगता है कि नॉर्मल माहौल है और पास होने की संभावना है या नहीं पास होने की पूरी संभावना है, यानी एक तरफ खुला पड़ रहा है, उसको लगता है कि बस हाथ खड़े करके हाँ ना करके, यानी शोर मचा करके आप कह दीजिए कि पास या ना पास, क्योंकि वो वोटिंग कराने में बड़ा टाइम लगेगा। तो अगर खुला मामला लग रहा है, कभी कभी पहले से ही पता हो जाता है कि ये पास होगा या नहीं पास होगा, तो अध्यक्ष ये निर्णय करेगा कि इस पे मतदान कैसे कराना है। तो कहेंगे चलिए ध्वनि मतदान से कर लेते, तो कहते आपने सुना होगा कि ये ध्वनि मत से पारित हुआ, तो उसमें कहते हैं हाँ भाई जितने लोग पक्ष में हों वो एस बोलिए और नहीं है तो नेस बोलिए, यानी एस या नो बोलिए, और या हाथ खड़े करने का सिस्टम। तो ध्वनि मत में या तो हाँ बोला जाता है या ना बोला जाता है। तो अगर हाँ बोल रहे हैं यानी एस बोल रहे हैं तो इसको एस कहा जाता है, AYES। और अगर ना बोल रहे हैं यानी नो बोलना है तो आप NYES यानी नेज, एज या नेज। एज और नेज शब्द जो है होते हैं जिनका मतलब होता है यस या नो। तो ये चिल्ला के होता है, बोला हाँ 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 पारित कर दीजिए। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कभी हो सकता है कि यस बोलने वाले लोग उतना शोर ना मचा पाएँ जितना नो बोलने वाले शोर मचा दें, और संख्या इनकी भले कम हो ना बोलने वालों की, लेकिन शोर ज़्यादा हो सकता है इनका। तो ऐसे में भ्रम भी हो सकता है कि ना बोलने वाले ज़्यादा हैं या हाँ बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो ये मामला कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो ऐसे में एक सिस्टम ये है कि अगर किसी को आपत्ति है, अगर एक सदस्य भी आपत्ति दर्ज कराता है कि मुझे आप लग रहा है कि हाँ बोलने वाले ज़्यादा थे और ना बोलने वाले कम थे और मुझे आपत्ति है निर्णय पे, तो फिर ये वॉइस वोटिंग के बजाय आपको जो है मतदान करवाना पड़ेगा, यानी मत विभाजन उसको बोलते हैं। अगला क्या तरीका हो सकता है, मत विभाजन, यानी अलग अलग बांटिए यस और नो वाले। मत विभाजन इसका मतलब है अब मतदान होगा। मत विभाजन यानी डिवीज़न वोट, डिवीज़न वोट। मत विभाजन का मतलब है कि अगर ध्वनि मत से नहीं काम चलेगा तो ये बराबरी का मामला लग रहा है तो फिर अब अलग अलग वोट डलवाई जाएगी। तो सिस्टम होते हैं, अब तो तकनीक आ गई, बैलेट का कोई झंझट ही नहीं है। हर सीट पे बटन लगे होते हैं, वही बटन आपको दबाना होता है कि एक जो है ग्रीन बटन लगा दिया गया, ग्रीन लगा हुआ है, एक रेड लगा हुआ है, रेड लगा हुआ है ऐसे, और एक वाइट लगा हुआ है। अब क्रम जो भी हो ऊपर नीचे। ग्रीन का मतलब है अगर आप ग्रीन बटन दबाते हैं तो इसका मतलब है आप यस में मतदान कर रहे हैं, हाँ पारित कर दिया जाए। अगर आप रेड दबा रहे हैं तो इसका मतलब आप विपक्ष में वोट डाल रहे हैं, नो कह रहे हैं। अगर आप व्हाइट दबा रहे हैं इसका मतलब आप तटस्थ हैं, यानी कि आप ना यस कर रहे हैं ना नो कर रहे हैं, लेकिन अपनी वोट आप दे रहे हैं कि मैं ना तो हाँ कह रहा हूँ ना तो ना कह रहा हूँ। तो इस तरह से मत विभाजन हो जाता है। तो मत विभाजन ये ध्वनि मत से पारित कराना या मत विभाजन कराना, ये सब कौन कराता है, लोकसभा का स्पीकर कराता है। ये भी एक इसकी पावर है। अब फर्स्ट वोट क्या है? फर्स्ट वोट का मतलब है कि जब ध्वनिमति हो रही है या ये वोटिंग हो रही है तो इसमें अध्यक्ष भाग नहीं लेता है, यानी प्रथम राउंड जब होता है तो अध्यक्ष वोट नहीं डालता है। अध्यक्ष मत नहीं डालता वोट, फर्स्ट वोट। ये चाहे ये हो और चाहे ये हो, इसमें अध्यक्ष अपनी वोट नहीं डालता है। हमेशा याद रखिएगा कि विधेयक पारित करने में जब भी वोटिंग होगी, चाहे ध्वनिमत से हो चाहे मत विभाजन हो, अध्यक्ष अपनी वोट नहीं डालता है। कब डालेगा अध्यक्ष अपनी वोट? कब डालेगा? वो निर्णायक वोट डालेगा। निर्णायक वोट क्या होती है अब उसको ज़रा समझिए। फर्स्ट वोट नहीं डालता है। अब आइए निर्णायक वोट, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट।
कास्टिंग वोट निर्णायक मत होता है जब पक्ष तथा विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं, तब अध्यक्ष निर्णायक मत डालता है। सामान्य नहीं, निर्णायक मत डालता है। यानी कि निर्णायक मत हर बार नहीं डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि लास्ट में अध्यक्ष हर बार अपनी वोट डालेगा, उसको निर्णायक मत कहा जाएगा। ये सिर्फ तभी अपना वोट डालेगा जब पक्ष और विपक्ष में, यानी यहाँ पर ग्रीन और रेड, मान लेते हैं 10 लोगों ने ग्रीन दबाया, 10 नहीं, 10 तो बहुत कम हो गया क्योंकि कोरम है कुछ, मान लेते हैं 110 लोगों ने ये दबाया, 110 लोगों ने ये दबा दिया रेड, यानी बराबर बराबर हो गया। तो अगर बराबर बराबर मामला आ जाएगा तो फिर एक वोट किसी तरफ ज़्यादा करने के लिए तब जो है अध्यक्ष को कहा जाएगा कि आप अपना निर्णायक वोट डालें। तो वो निर्णायक वोट डालेंगे, या तो पक्ष की तरफ डाल देंगे तो यस हो जाएगा, अगर विपक्ष की तरफ यानी नो में डाल देंगे तो उनका निर्णायक वोट जिधर भी डाल देंगे उधर के लिए फैसला हो जाएगा। आपको पता ही है, अगर जब बराबर बराबर है तो अगर वो नो दबा देंगे तो मामला नो की तरफ चला जाएगा, यानी नहीं पारित होगा, और अगर वो यस दबा देंगे तो यस की तरफ चला जाएगा। इसीलिए उनका वोट क्या करेगा, निर्णय कर देगा। तो उसको कहते हैं कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट कौन डालेगा, लोकसभा का स्पीकर। तो आप दोनों चीज़ों को समझ गए कि फर्स्ट वोट नहीं डालता है, कास्टिंग वोट डालता है। अब एक और बारीक बिंदु यहाँ पर देखें कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित हो रहा है तब भी तो यही होगा, ग्रीन बटन दबाओ, रेड बटन दबाओ। ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में जब भी कभी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा तो अध्यक्ष पद पर वो नहीं बैठेंगे, तब बैठेंगे उपाध्यक्ष महोदय। यानी कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में रखा जाता है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उस बैठक की अध्यक्षता जो है उपाध्यक्ष करते हैं। और फिर उसमें मतदान में इसके जस्ट विपरीत वाली बात आ जाएगी, उसको भी ज़रा देख। तो यहाँ पर जैसा हमने अभी पीछे आपको बताया, आर्टिकल 96 में ये प्रावधान दिया गया है। इसमें 2 क्लाज है, क्लाज 1 और क्लाज 2। 96 में क्लाज 1 में ये कहा गया है कि जब कभी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा तो उस मीटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष नहीं करेगा, उसकी अध्यक्षता जो है वो उपाध्यक्ष करेगा। तो क्लाज 1 में लिखा गया है कि जब, इसको ध्यान से आप देखें, कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, यानी कि जितने दिन इस पे चर्चा होगी तो अध्यक्षता उस दिन अध्यक्षता कौन करेगा, उस दिन अध्यक्षता जो है उपाध्यक्ष करेगा। तो इसका मतलब है कि उस दिन अध्यक्ष की सारी शक्तियां किसके पास होंगी, उपाध्यक्ष के पास होंगी। जाहिर सी बात है कि अगर अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है तो अध्यक्ष स्वयं अगर अध्यक्षता करेगा, और मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मतदान बराबर पे आ गया, यानी जितने लोगों ने हटाए जाने के पक्ष में वोट दिया उतने लोगों ने हटाए नहीं जाने के पक्ष में वोट दिया, तो बराबर पे हो गया। तो फिर निर्णायक मत अध्यक्ष देगा। तो अध्यक्ष कब अपने खिलाफ वोट देगा, वो तो यही कहेगा कि ना हटाया जाए। तो ऐसे में सही निर्णय नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस दिन जब उसको हटाए जाने के प्रस्ताव होगा तो अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। तो फिर मतदान पे भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा तो उस दिन एक दूसरी चीज़ ये भी होगी, उस दिन जो अध्यक्ष है जिसके खिलाफ ये लाया गया है, उस दिन अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य की तरह सदन में भाग लेगा, सदन की कार्यवाही में भाग लेगा। ऐसा नहीं होगा कि
अध्यक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं मिलेगा, अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा या मतदान करने का मौका नहीं मिलेगा। उस दिन अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य की तरह, यानी दूसरे लोकसभा के सदस्य जैसे भाग लेते हैं वैसे ही अध्यक्ष भी भाग लेगा और अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करेगा। तो फिर इसके मतदान की जो प्रणाली भी हमने पीछे आपको बताई कि अध्यक्ष निर्णायक मत डालता है और फर्स्ट वोट नहीं डालता है, यहाँ पर बात बदल जाएगी। यानी कि अब जो है उस दिन अध्यक्ष प्रथम मत डालेगा, यानी कि फर्स्ट वोट पहले वो नहीं डालता था, तो फर्स्ट वोट उस दिन डालेगा वो, यानी पहली बार में जब वोटिंग होगी तो उसमें वो खुद भी वोट डालेगा। और अध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं डालेगा, उस दिन अध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं डालेगा। उस दिन निर्णायक वोट कौन डाल सकता है? ये उपाध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहा है वो डालेगा। तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं, सिंपल सी बात है कि उस दिन आप अध्यक्ष को एक सामान्य सदस्य के रूप में मान के चलें, तो सामान्य सदस्य जैसे वोटिंग करते हैं वैसे वो करेगा और निर्णायक वोट वो नहीं डालेगा। तो ये आर्टिकल 96 में कहा गया है। अब ये चीज़ आपने जान ली। एक चीज़ और देखें, ये तो शक्ति आपने समझ ली मतदान के संदर्भ में। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वह एक कौन सी मात्र परिस्थिति हो सकती है जब लोकसभा का स्पीकर निर्णायक मत नहीं डाल सकता। तो सामान्य सभी जो विधेयक हैं उस पर निर्णायक मत वोट देगा, लेकिन जब खुद उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा तो वह निर्णायक मत नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वो उस दिन अध्यक्षता ही नहीं करेगा। अब अगली एक शक्ति देखें जो दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून के आधार पर अगर किसी सदस्य की सदस्यता को भंग किया जाना है, हम दल बदल कानून को डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि कब दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून के तहत अगर किसी सदस्य की सदस्यता भंग करनी हो, ख़त्म करनी हो, तो उस पर निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करता है। तो ये उसकी एक अगली शक्ति हो जाएगी कि दल बदल कानून, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या प्रावधान होते हैं, कब सदस्यता चली जाती है एमपीज़ की। दल बदल कानून पर अंतिम निर्णय स्पीकर करता है। ये जो है एक इसकी पावर है। अच्छा, यहीं से एक चीज़ और आप समझ लीजिए जो इससे रिलेटेड है। तो दल बदल कानून को जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज़ और देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, इसको भी ज़रा यहीं पे क्लियर कर लें क्योंकि वो चीज़ आपको प्रश्न मन में आ सकता है। जब हम दल बदल कानून को पढ़ेंगे तो उसमें कई चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा होने पर सदस्य की सदस्यता जा सकती है, लोकसभा सदस्य की या राज्यसभा या जो भी हैं सबके विषय में हम पढ़ेंगे। तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर वो अपने पार्टी के व्हिप के खिलाफ जा कर के मतदान करते हैं तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। व्हिप क्या होता है? व्हिप पार्टी द्वारा जारी किया गया एक निर्देश होता है कि आपको क्या करना है। जैसे पार्टी ने कहा कि आज एक सदन में विधेयक पारित होना है, आप सभी को आना है, सभी को उपस्थित होना ज़रूरी है क्योंकि हमको वोटिंग करना है पक्ष में या विपक्ष में। वो पक्ष में भी कह सकता है या विपक्ष में भी कह सकता है। तो ये एक आदेश है अपने पार्टी के मेंबरान के लिए कि आपको आना है। तो अगर उस आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो वो व्हिप का उल्लंघन करता है, तो इसमें क्या होगा कि उसके खिलाफ एक्शन होगा और उसकी सदस्यता ख़त्म की जा सकती है। सदस्यता ख़त्म करने का अंतिम निर्णय स्पीकर लेता है। अब ये बात जो हमने आपको बताई कि अगर आप अपने पार्टी के खिलाफ जा कर के वोट करते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है। मान लेते हैं कोई XYZ पार्टी है और सदन में कोई विधेयक रखा गया है, वो पार्टी चाहती है कि इस विधेयक के विपक्ष में हम सब लोग वोट डालेंगे, हाँ नहीं करेंगे, ना कहेंगे, और मैं उस पार्टी का मेंबर हूँ और मुझे बाहर से कुछ दबाव मिलता है या पैसा मिलता है कुछ भी, और मैं पार्टी के निर्णय के खिलाफ वोट करता हूँ, तो ये दल बदल कानून के तहत आएगा और मेरी सदस्यता को भंग किया जा सकता है। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पर इसलिए बताया है क्योंकि स्पीकर जो होता है,
ये जो स्पीकर होता है वो स्वयं भी किसी पार्टी का मेंबर होता है। आज वर्तमान में लोकसभा के जो स्पीकर महोदय हैं वो भी सत्ताधारी पार्टी के हैं और वो भी निर्णायक मत डालते हैं। जब कभी भी टाई हो जाता है तब वो भी तो वोट डालते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि क्या अध्यक्ष जो होता है वो अपने पार्टी के व्हिप के खिलाफ निर्णायक मत डाल सकता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है अगर किसी दिन वोटिंग बराबर पे आ गई तो उसको मौका मिलेगा निर्णायक मत देने का, और वो भी किसी पार्टी का मेंबर है और पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है कि इस विधेयक के पक्ष में वोट डालनी है, यानी यस करना है। अब लोकसभा के स्पीकर अगर यस करते हैं तो विधेयक पारित हो जाएगा, नो करते हैं तो विधेयक नहीं पारित होगा, क्योंकि उन्हीं के वोट से डिसाइड होना है आखिरी में, क्योंकि बाकी सब लोगों के वोट बराबर हो गए हैं। तो ऐसे में क्या उनको व्हिप का पालन करना होगा? अगर वो यस ही ना करना चाहे, नो करना चाहे, तो क्या उनके ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाएगा? तो यहाँ पर स्पीकर को दल बदल कानून से छूट मिली हुई है। क्लास के शुरुआत में ही हमने बताया था कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो भी किसी पार्टी के मेंबर होते हैं और वो पार्टी के मेंबर बने रहते हैं। अध्यक्ष होते हुए भी पार्टी के सदस्य होते हैं, लेकिन उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। वो अपना मत, निर्णायक मत, जिस दिन वो निर्णायक मत डालेंगे वो किसी भी तरफ डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। निर्णायक मत इसी मत वाले उसमें लिख लीजिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर भी डाल देंगे तो भी उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो एक ये हो गया स्पीकर की शक्ति। दूसरी एक शक्ति है कि वह सदन की गुप्त बैठक बुला सकता है। वह सदन की गुप्त बैठक बुला सकता है। राज्यसभा का सभापति भी ऐसा कर सकता है, बैठक बुला सकता है, बुला सकता है। गुप्त बैठक का मतलब क्या है? क्या सदस्यों को सूचना नहीं होगी या चुपचाप चोरी छुपे किसी रात में चुपचाप मीटिंग कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा। मीटिंग खुलेआम ही होती है लोकसभा की, सब मीडिया होती है, दर्शक दीर्घा होती है, प्रसारण किया जाता है और ये भी मीटिंग खुलेआम ही होगी, लेकिन इसमें प्रतिबंध लगाया जाएगा। किस पे? इसमें मीडिया पे, मीडिया एवं दर्शक दीर्घा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी उस दिन दर्शक दीर्घा में जा कर के आप उसके जो कार्रवाई को नहीं देख सकते हैं और मीडिया भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये एक लोकसभा के स्पीकर की और राज्यसभा के सभापति की शक्ति है कि वो चाहें तो सदन में मीडिया को प्रतिबंधित कर सकते हैं उस दिन के लिए, और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो उस मीटिंग को जिसमें ये दोनों लोग नहीं आएंगे उसको कहा जाएगा ये गुप्त बैठक चल रही है। तो आपको पता है कि दर्शक दीर्घा बहुत शुरू से ही चली आ रही है सदन में। इतिहास में आप पढ़ते हैं कि हमारे दो वीर क्रांतिकारियों ने जो दर्शक दीर्घा में बैठ करके कार्रवाई देख रहे थे और उन्होंने असेंबली में बम फोड़ दिया था, बम फेंक दिया था और उन्होंने कहा था कि सरकार बहरी हो गई है और इस बहरी सरकार के कानों को खोलने के लिए बम की धमाके की ज़रूरत है। तो उन वीर क्रांतिकारियों का नाम आप कमेंट करके बताइए हमको कि वो कौन से दो वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने असेंबली में जा कर के दर्शक दीर्घा में गए थे देखने के लिए और वहाँ बम फेंक दिया था और पर्चे फेंके थे। तो ये सदन की गुप्त बैठक बुला सकता है। एक शक्ति और देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि सदन की किसी समिति, देखो समितियां होती हैं, बहुत सी समितियां हैं, हम पढ़ेंगे संसदीय समितियों के विषय में। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि किसी समिति में हैं, समिति में हैं तो स्वतः उसके अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। देखो तमाम समिति आप पढ़ोगे, संसदीय समितियों पे पूरी क्लास होगी, तो समिति में मेंबर ही होते हैं, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सदस्य के रूप में हो सकते हैं और हर समिति का एक अध्यक्ष होता है। तो जिस समिति में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं तो फिर कोई और अध्यक्ष नहीं बनेगा, यही अपने आप उस समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि ये लोकसभा के ही अध्यक्ष हैं तो समिति के भी अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये भी एक इनके पास पावर
रहती है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर पे हम बात करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है स्थगन की शक्ति। लोकसभा के स्पीकर के पास में सभा को स्थगित करने की शक्ति होती है। स्थगन की शक्ति यानी कि जो स्पीकर है, स्पीकर सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है, स्थगित करने की शक्ति रखता है, स्थगित मतलब एडजर्नमेंट। अब देखिए स्थगन को समझने के लिए, एडजर्नमेंट यानी स्थगन क्या होता है, इसको समझने के लिए 2-3 शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। हालांकि इस चीज़ को हम आगे और डिटेल में डिफ़ाइन करेंगे जब क्लास आएगी इससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि एक चीज़ होती है, देखिए सत्र, सेशन बोलते हैं इसको, सेशन। सत्र क्या होता है? आप सुनते हैं कि बजट सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है या शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो ये क्या होते हैं? विधायिका क्या है, यानी संसद क्या है? संसद जो है विधि बनाती है। तो विधि बनाने का मतलब है कि जो सदस्य हैं वो लोग कहीं पे इकट्ठा होंगे तभी तो विधि बनेगी, कि अपने घर में बैठ करके विधि बना देंगे। तो जितने भी सांसद लोग होते हैं, सांसद लोगों को बुलाया जाता है कि सब लोग आ जाइए, एकत्रित होइए, और 20 दिन 25 दिन एक टाइम फ्रेम निर्धारित किया जाता है कि इतने दिन बैठ करके आप कानून बनाइए। तो ये जो टाइम की एक मीटिंग होती है इसको कहा जाता है सत्र या सेशन। तो सेशन क्या है? सेशन जो है, सांसद लोग जो होते हैं, एमपी लोग जो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सांसद विधि बनाने के लिए एकत्रित होते हैं, विधि बनाने के लिए एकत्रित होते हैं कुछ दिन के लिए एकत्रित होते हैं, और वो टोटल जो टाइम होता है उसको एक सेशन कहा जाता है, एक सत्र कहा जाता है। संविधान में ये प्रावधान है कि एक सत्र के बाद में दूसरा सत्र जब होता है उसके बीच में कुछ दिन का अवकाश रहता है, तो वो अवकाश जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। और भारत में सामान्यतः 3 सेशन बुलाए जाते हैं। पहला जो साल के शुरुआत में होता है उसको बजट सत्र कहते हैं, उसमें बजट का काम होता है। और दूसरा बारिश के महीने में होता है तो उसे मानसून सत्र कहते हैं। और तीसरा ठंडक में होता है जाकर के, जिसे शीतकालीन सत्र कहते हैं, और ये कुछ दिनों तक चलता है। सब इसको हम सेशन के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जानें कि सत्र क्या है। सांसद जब विधि बनाने के लिए एकत्रित होते हैं तो उसे सेशन कहा जाता है। अब ये क्या अपने आप किसी भी टाइम एकत्रित हो जाते हैं? नहीं, इनको बुलाया जाता है, तो उसको कहते हैं सत्र का आवाहन। सत्र का आवाहन या आहूत करना या बुलाना, यानी कि कौन कहता है कि आइए और विधि बनाइए, यानी सत्र को बुलाता कौन है? तो ये करता है काम राष्ट्रपति का पावर है ये, कि विधि बनाने के लिए दोनों ही सदनों के सदस्यों को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसको कहते हैं सत्र का आवाहन किया, यानी बुलाया है। और इसके बाद जब ये सब कार्य हो जाएगा तब इस सत्र को समाप्त कौन करेगा, कि अब काम हो गया, अपने सदन क्षेत्र में जाइए, सांसद क्षेत्र में, और अपना काम करिए जा करके, फिर जब बुलाएंगे तब आइएगा। तो ये जो सेशन है, सत्र है, सत्र का समापन उसको कहते हैं सत्रावसान, प्रोरोगेशन। अंग्रेजी में इसे प्रोरोगेशन कहते हैं। सत्रावसान या सत्र का समापन, सत्र का समापन, समाप्त करना, ये भी राष्ट्रपति महोदय करता है। राष्ट्रपति के ही पद पे जो व्यक्ति है उसी का पावर है, वही करेंगे। तो अब देखिए, ये मैं बार बार राष्ट्रपति की शक्ति बता रहा हूँ, तो इसमें अब स्पीकर की क्या शक्ति है, तो उस पर हमारा है कि इसी से रिलेटेड है। अब अगली चीज़ हम देखेंगे कि सत्र को बुलाना और सत्र का समापन करना राष्ट्रपति की शक्ति है। लेकिन अब एक चीज़ होती है बैठक, सीटिंग। सीटिंग क्या है? सीटिंग का मतलब है बैठना। देखिए, सत्र आ गया, सभी सांसद एकत्रित हो गए, तो विधि एक दिन में तो बन नहीं जाएगी, इसमें कुछ समय लगेगा। तो लगातार तो बैठ करके विधि बना नहीं सकते हैं। इसका मतलब है सत्र को कई छोटे छोटे बैठकों में बांटा जाता है। एक दिन जो बैठते हैं लोग तो उसको एक बैठक कहा जाता है, उसमें कुछ निर्णय हुआ, बाकी अगले दिन होगा। तो इस तरह से
बैठक जो होती है वो एक मीटिंग है, तो सत्र को कई बैठकों में जो है कंप्लीट किया जाता है। सत्र में कई बैठकें होती हैं, कई बैठकें होती हैं। तो कई बैठकें होती हैं, इसका मतलब एक बैठक को शुरू किया जाता है, उस बैठक को समाप्त किया जाता है, फिर अगली बैठक की जाती होगी अगले दिन या अगले समय पर। तो बैठक को भी तो जो है ख़त्म किया जाता है, उसको स्थगन कहा जाता है। सत्र को जब ख़त्म किया जाता है तो उसे सत्रावसान कहते हैं, वो राष्ट्रपति का कार्य है। लेकिन अब शब्द आता है स्थगन, एडजॉर्नमेंट, तो ये पावर है स्पीकर का। स्थगन का मतलब होता है बैठक को कुछ समय के लिए, कुछ समय या कुछ दिन के लिए रोकना। जैसे कि सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई, मान लेते हैं कि बैठक शुरू हुई, बैठक 11 बजे प्रारंभ हुई और 1 बजे स्थगित हो गई, फिर 2 बजे प्रारंभ हुई और फिर 6 बजे स्थगित हो गई। तो इस तरह आप देखते हो कि एक ही बैठक में 2 बार स्थगित हो गया, 3 बार स्थगित हो सकता है, कई बार स्थगित हो सकता है। बैठक में अगर शोर शराबा होने लगा, जैसे बैठक चल रही है, आज लोकसभा की बैठक है, कोई विधेयक पे बात हो रही है और उसमें विपक्ष पार्टी ने हो हल्ला कर दिया, शोर मचाने लगे, नारेबाजी करने लगे, तो उससे क्या होता है, अध्यक्ष जब अनुशासन को बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ देखता है तो वो क्या करता है, बैठक को स्थगित कर देता है। हमने बताया ना कि कुछ समय के लिए भी कर सकता है, कुछ दिन के लिए भी कर सकता है। वो कह सकता है कि 2 घंटे के लिए बैठक को स्थगित किया जा सकता है, किया जा रहा है, 2 घंटे बाद आइए, मूड अपना ठंडा करके आइए। या जब शाम को पूरा कार्य हो गया तब वो कहता है कि आज बैठक स्थगित की जाती है, अब कल सुबह इतने बजे बैठक होगी, कल आइए। यानी कि बैठक को समाप्त करना, बैठक को बीच में कुछ समय के लिए रोकना या बैठक को कई दिनों के लिए बंद करना, तो इस तरह का जो कार्य होता है उसको कहते हैं स्थगन करना, एडजॉर्नमेंट करना। जब कुछ दिनों तक ये सारा कार्य चलता रहता है, तमाम बैठकें हो जाती हैं, विधेयक वगैरह पे काम हो चुका होता है, तब जब अंतिम बैठक होती है तो अंतिम बैठक को स्थगित करता है स्पीकर और फिर राष्ट्रपति को सूचित करता है कि हाँ बैठकें हो गई हैं, जितना काम इस सत्र में होना था हो गया है, अब आप सत्र को समाप्त कर दीजिए। तब राष्ट्रपति जो है सत्र को समाप्त करता है, यानी सत्रावसान कर देता है। तो सिंपल सा ये फंडा है कि सत्र के अंदर छोटी छोटी बैठकें होती हैं और उन बैठकों को रोकने का कार्य स्थगन कहलाता है। और यह कार्य कौन करता है, ये करता है स्पीकर। ये कौन करता है, स्पीकर, स्पीकर करता है। ये वाला काम राष्ट्रपति करता है। अब ये जो स्थगन है, स्थगन 2 प्रकार का होता है, उसको भी आप देख लें, ये लिख लीजिएगा। स्थगन 2 प्रकार का होता है। जैसे कि अगर एक निश्चित समय के लिए स्थगन किया गया है तो उसे कहते हैं सामान्य स्थगन। देखिए स्थगन 2 प्रकार का है, स्थगन एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है साधारण स्थगन, इसको सिंपल एडजर्नमेंट बोलते हैं, सिंपल एडजर्नमेंट। और दूसरा होता है, इसको कहते हैं साइन डाई, साइन डाई स्थगन। साइन डाई एडजर्नमेंट, क्या अंतर है दोनों में। अब देखिए, जब सदन की कार्रवाई चल रही है और बहुत सा शोर शराबा होने लगा बहुत ज़्यादा, तो अध्यक्ष के डिसीजन पर निर्भर है, वो कह सकता है कि 2 बजे तक के लिए या 2 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, आप 2 घंटे बाद आइए फिर से। तो इसमें क्या किया गया, जब स्थगन किया गया तो अगला टाइम साथ में ही बता दिया गया कि आपको कितने बजे आना है। या अध्यक्ष कह सकता है कि आज की इस सभा का, यानी आज की इस मीटिंग का स्थगन किया जाता है, स्थगित किया जाता है इस मीटिंग को, और 2 दिन स्थगित रहेगा और 4 तारीख को सोमवार को आप आइएगा अगली मीटिंग में।
तो इसका मतलब है कि स्थगित करने के समय ही आपको बता दिया गया कि अगली बार बैठक कब होगी। तो ऐसा स्थगन जब अगली मीटिंग की यानी अगली बैठक का समय या तारीख बता दिया जाता है तो उसे कहते हैं साधारण स्थगन। तो इसमें क्या होता है, साधारण स्थगन में लिखेंगे कि इसमें निश्चित समय के लिए स्थगन होता है, निश्चित समय के लिए स्थगन होता है, निश्चित समय के लिए स्थगन, और अगली बैठक का समय बता दिया जाता है, बता दिया जाता है। जैसे 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए या जितने दिन के लिए भी है वो आपको समय वहीं पे बता दिया जाएगा। साइन डाई, साइन डाई में क्या होता है, ये अनिश्चितकालीन स्थगन है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है इसमें। और इस अनिश्चित काल के स्थगन में जो होता है अगली बैठक का समय नहीं बताया जाता, अगली बैठक का समय उस दिन नहीं बताया जाता, उस दिन नहीं बताया जाता। यानी कि इसमें अध्यक्ष क्या कहता है कि सभा को अनिश्चित समय के लिए स्थगित किया जाता है, यानी कि आप जाइए अपने घर, आराम से बैठिए जा कर के, जब अगली मीटिंग का समय आपको बताया नहीं गया कब आना है तो उसे कहते हैं साइन डाई स्थगन हो गया। तो क्या अगली मीटिंग होगी? नहीं, बिल्कुल होगी, अगली मीटिंग होगी, और जब होगी तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद जब भी होगी उसकी सूचना आपको अलग से बाद में दी जाएगी, लेकिन स्थगन के समय नहीं बताया गया। ऐसा तब होता है जब ये निश्चित नहीं होता है कि अगली मीटिंग कब होगी, तो बाद में जब डिसीजन होता है, अगली मीटिंग का समय निर्धारित होता है तो सभी को फिर से सूचित कर दिया जाता है। लेकिन उसको सत्र बुलाना नहीं कहते, सत्र चल रहा है लेकिन उसमें कुछ दिन के लिए अवकाश हो गया जो निश्चित नहीं था कि कितने दिन का अवकाश होगा। अगर निश्चित होता तो पहले ही ना बता देते, तो अंतर कोई नहीं है, इसमें पहले से ज्ञात होता है कि अगली मीटिंग कब होगी तो बता देते हैं, ज़्यादातर यही होता है। कभी कभी इसका भी नंबर आता है जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है और बाद में सूचना दी जाती है, बुलाया जाता है। तो ये स्थगन 2 प्रकार का होता है। स्थगन की शक्ति किसके पास है? स्पीकर के पास शक्ति है ये स्थगन की। और राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के सभापति के पास में यही शक्तियाँ होती हैं। तो स्पीकर के कार्य एवं शक्तियों पर इस क्लास पे हमने डिस्कशन किया पूरा, आशा है आपको समझ में आया होगा। और भी तमाम कार्य स्पीकर से जुड़े होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आप उसमें छोटे छोटे कार्य हैं समझते जाएंगे। मुख्य भूमिका पर हमने चर्चा कर ली है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो राज्यसभा के विषय में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। राज्यसभा को पढ़ने के बाद में हम सदन की विधायी प्रक्रिया पर बात करेंगे कि कितने विधेयक होते हैं, कैसे पास किए जाते हैं, क्या प्रक्रिया है, विधि कैसे बनती है, चर्चाएं कैसे होती हैं, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, विधेयक क्या है, सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। उन सब चीज़ों पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे और फिर संसद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।